सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्षितिज काव्यखंड की कविता मेघ आए का अध्ययन करेंगे। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ये नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में आने वाले पहले बादल का सजीव चित्रण किया है। कविता के नाम से ही स्पष्ट है कि कवि ने इस कविता में मेघ कहते हैं बादल, तो बादलों के आने का वर्णन किया है। इस कविता में दो दृश्य एक साथ चलते हैं, अर्थात कवि ने इसमें बादलों का मानवीकरण रूप में चित्रण किया है। जब वर्षा ऋतु के पहले बादल आते हैं तो प्रकृति में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है और उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। जैसे बादलों के आने से पहले हवा चलने लगती है, फिर धीरे धीरे वह हवा तेज होती है और आंधी में परिवर्तित हो जाती है। आंधी चलने से पेड़ पौधे हिलने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे झूम रहे हैं। और उसके बाद जब बारिश होती है तो तालाब, नदी सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यानी कि प्रकृति में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। दूसरा इसका वर्णन कवि कर रहे हैं कि जब किसी गांव में कोई मेहमान आता है, पाहुन कहते हैं मेहमान को, तो मेहमान शब्द से तात्पर्य है दामाद। गांव में दामाद को मेहमान के नाम से संबोधित करते हैं। अब दामाद किसे कहते हैं? माता पिता की जो बेटी है, उस बेटी का जो पति है वह उन माता पिता का दामाद होता है। तो पुत्री का पति दामाद कहलाता है। तो जब कोई दामाद, कोई मेहमान अपनी पत्नी को लेने किसी गांव में जाता है तो उस गांव में दामाद के आने से यानी मेहमान के आने से जो खुशी का वातावरण छा जाता है उसका वर्णन भी कवि इसमें साथ साथ कर रहे हैं। तो आइए कविता देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। मेघ बादल बड़े बन ठन के संवर के आए हैं। बन ठन के संवर के आना, जब कोई मेहमान कहीं जाता है तो अच्छे से तैयार होके जाता है, अच्छे से वस्त्र पहन के जाता है और पूरी तैयारी के साथ जाता है। ऐसे ही नहीं कि कहीं जाना है तो हम ऐसे ही उठ के चल देते हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बादल आए हैं वे बादल भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, बन ठन के आए हैं। कैसी तैयारी के साथ? बादल जल से भरे हुए हैं, बादलों के साथ में बादल से पहले हवा भी आ रही है, तो वो अपनी तैयारी के साथ आए हैं। और आकाश में आते हुए बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले भीषण गर्मी पड़ रही होती है और गर्मी से सभी लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी व्याकुल रहते हैं। तो जैसे ही पहले बादल के दर्शन होते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। तो बादल बड़े ही बन ठन के और संवर कर आए हैं, अर्थात पानी से युक्त होकर आकाश में काले काले बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके आगे आगे यानी कि उनके आने से पहले बयार कहते हैं हवा, हवा आ जाती है। तो बादलों के आने से पहले हवा आ जाती है। यहाँ पर मानवीकरण हवा का है, उस बालिका के रूप में जो बालिका मेहमान के आने की सूचना मेहमान के आने से पहले पहुंचा देती है। जैसे ही कोई मेहमान गांव में प्रवेश करता है तो कोई बालिका उसे देखती है तो वो तुरंत जल्दी से आकर के उसके आने की सूचना दे देती है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और जब बादल आए तो दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी, यानी कि गली गली में जो लोग हैं वे दरवाजे और खिड़कियां खोल करके एक तो ताज़ी हवा का सेवन करना चाहते हैं, और दूसरा जब तेज हवा चलती है तो कई बार अपने आप भी खिड़की और दरवाजे खुलने लगते हैं। दूसरा वर्णन यहाँ पर है मेहमान के पक्ष में कि जब मेहमान आते हैं तो गांव के लोग दरवाजे खिड़कियां खोलकर उसे देखना चाहते हैं।
अब एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि भाई किसी के घर में कोई मेहमान आया है तो उसे सब क्यों देखना चाहते हैं। गांव कम जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर सभी एक दूसरे को जानते हैं। तो यदि किसी के घर में कोई भी काम होता है, कोई सुख दुख होता है, तो उसमें सभी सम्मिलित होते हैं। तो यदि किसी के घर में किसी की पुत्री को लेने के लिए उनका दामाद आता है तो उसमें गांव के सभी लोग शामिल हो जाते हैं। तो यानी कि उनकी खुशी में सब शामिल हो रहे हैं। तो इसीलिए कवि इसमें कह रहे हैं कि जो मेहमान रूपी बादल हैं वे बहुत ही बन ठन के तैयार होकर आए हैं। उनके आगे जो बालिका रूपी हवा है वह मानो नाचते गाते चल रही है और उनको देखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां गली गली में खुलने लगे हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ऐसा लगता है जैसे पाहुन, पाहुन कहते हैं मेहमान, और मेहमान से तात्पर्य है दामाद। तो जैसे, जो माने जैसे, मानो गांव में शहर के कोई दामाद आए हों। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ज्यों, ज्यों से मतलब है यहाँ पर मानो। मानो शहर का कोई व्यक्ति जो कि उस गांव का दामाद है वह गांव में आया है। तो मेघ आए बादल बड़े ही बन ठन के तैयार होकर के सुंदर रूप से गांव में आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और जब पहले हवा चली, हवा चलने से जो पेड़ हैं वे झुकने लगे। यानी कि जब हवा चलती है तो पेड़ कभी ऊपर उठते हैं, कभी नीचे झुकते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ झुक करके और गर्दन उचका करके, गर्दन ऊंची उठा करके झांकने लगे, यानी कि उस बादल रूपी मेहमान को देखने लगे। आंधी चली, पहले कम हवा थी, उसके बाद धीरे धीरे तेज हुई तो आंधी चलने लगी। और धूल भागी घाघरा उठाए, धूल, इतनी तेज धूल उठी, धूल का जब गुबार उठता है तो वो गोल गोल चक्कर काटते जो हमें दिखाई देता है, उसी को कवि ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी बच्ची अपना घाघरा, घाघरा या तो लॉन्ग स्कर्ट या लहंगा, तो अपना घाघरा उठा करके भाग रही है, दौड़ रही है। जब उसे दिखाई दिया, वो गांव में खेल रही है और जैसे ही उसे दिखा कि बादल आ रहे हैं, आंधी चलने लगी है, धूल उठने लगी है, तो वह भी अपना घाघरा उठा करके समेट करके वहां से अपने घर के लिए दौड़ रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बाकी कहते हैं तिरछी, और चितवन माने दृष्टि, नजर। तो तिरछी नजर उठाकर, कौन देखता है तिरछी नजर उठाकर? घूंघट सर के। घूंघट कहते हैं पर्दा करना, पल्ला करना। सरकना माने हटाना। तो गांव में पहले एक ये भी परंपरा थी कि जो गांव की बहुएं होती थी वे घूंघट करती थी, वहाँ के पुरुषों से पल्ला करती थी, पर्दा करती थी। और यदि उन्हें किसी को देखना हो, कोई गांव में कोई मेहमान आया, तो वो कैसे देखेंगी? घूंघट थोड़ा सा ऊपर हटा के, उठा करके तिरछी नज़र से उस व्यक्ति को देखने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर कवि ने वही वर्णन किया है कि जो गांव की बहुएं हैं वे अपना घूंघट हटा करके तिरछी नज़र से उस आने वाले मेहमान को, दामाद को देख रही हैं। दूसरा इसमें बादल के पक्ष में जो वर्णन है, नदी ठिठकी। नदी ठिठकी माने रुक गई। ऐसा लगता है जैसे नदी रुक करके बादलों को देख रही है। अब नदी रुक करके बादलों को देख रही है, ऐसा क्यों लगता है? एक साल के बाद बादल आए हैं और एक साल के बाद वर्षा होगी, तो नदी का जो पानी है उसका स्तर कम हो गया है। तो ऐसा लगता है मानो नदी रुकी हुई है, क्योंकि उसका प्रवाह कम हो गया है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर यह वर्णन किया है कि जो नदी है वह तिरछी नजर से मानो बादल को देख रही है कि अब बादल आए हैं तो वर्षा होगी। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल बहुत ही बंठन कर तैयार होकर के आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार कहते हैं हाथ जोड़कर किसी का स्वागत करना। तो
आपने देखा होगा कि गांव में पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं और पीपल का पेड़ तो हर जगह हर गांव में ही मिल जाता है। तो जो पीपल का पेड़ गांव में खड़ा हुआ है उसने आगे बढ़कर बादलों का स्वागत किया, बादलों को प्रणाम किया, क्योंकि हवा के साथ में, आंधी के साथ में बादल जब आए हैं तो जो पीपल का पेड़ है वह भी इधर उधर हिल रहा है, हवा से हिल रहा है। तो कवि को ऐसा लगता है मानो पीपल का पेड़ जो है वह बादलों का स्वागत कर रहा है और उन्हें झुककर प्रणाम कर रहा है। दूसरा दृश्य है कि जो गांव में बाहर की तरफ जो चौपाल होती हैं वहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से गांव में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका परिचय उन्हीं से होता है। तो वे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, वे बुजुर्ग लोग उस आने वाले दामाद का, उस आने वाले मेहमान का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। अब जब वे बुजुर्ग हैं तो वे हाथ जोड़कर स्वागत क्यों करते हैं? यहाँ पर जो दामाद है उसकी महत्ता को दर्शाते हुए कवि ने ऐसा कहा है कि गांव में आज भी मेहमान को सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है, उसे एक सम्माननीय व्यक्ति माना जाता है और जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं वे भी हाथ जोड़कर उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दूसरा यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि कवि ने पीपल का ही यहाँ पर वर्णन क्यों किया है? पेड़ तो और भी बहुत सारे थे। पीपल का वर्णन इसलिए है कि बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के, तो पीपल भी बड़ा बुजुर्ग है, क्योंकि पीपल दीर्घायु होता है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर पीपल को बड़े बुजुर्गों के रूप में दिखाया है। तो पीपल रूपी जो बुजुर्ग हैं उन्होंने आगे बढ़कर हाथ जोड़ करके बादल रूपी मेहमान का स्वागत किया। बरस बाद सुधि लीन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। लता बेल, तो जो बेल होती है उसकी जड़ जमीन में ज़्यादा नीचे तक नहीं होती है। तो अकुलाई माने व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना। तो जब वर्षा नहीं होती, उसे पानी नहीं मिलता, वो जल्दी बेचैन हो जाती है। और जो लड़की है जिसको वो लेने आया है, कौन? मेहमान, दामाद जिसे लेने आया है, तो यहाँ पर कवि ने जो बेल है उसकी कोमलता का वर्णन किया है और जो बालिका है, जो लड़की है, उसकी भावुकता का वर्णन किया है। तो बेल रूपी जो लड़की है, बेल कैसे बोल रही है? बेल किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती है। तो बेल जो है वह बादल से पेड़ के पीछे से शिकायत कर रही है। क्या बादल से शिकायत करती है? क्या? कि तुम्हें 1 साल के बाद हमारी याद आई है। बरस माने वर्ष, सुधि कहते हैं याद आना या खबर लेना, कि तुमने 1 साल के बाद हमारी खबर ली है। और जो बालिका है, जिस लड़की को वह व्यक्ति लेने आया है, वह लड़की किवाड़ की ओट से, किवाड़ के पीछे से उससे शिकायत करती है कि तुम 1 साल के बाद हमें लेने आए हो, तुम्हें 1 साल के बाद हमारी याद आई है। यहाँ पर जो लड़की है वह किवाड़ की ओट से ही क्यों बोल रही है? क्योंकि पहले जमाने में जो लड़कियां होती थी अपने मायके में वो पति के सामने नहीं आती थी। अर्थात इसमें कवि ने जो बालिका का एक लज्जा सुलभ गुण होता है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। तो वह लड़की किवाड़ की ओट से अपने पति से शिकायत कर रही है कि तुम्हें 1 साल के बाद हमारी याद आई है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। हरसाया माने प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। ताल माने तालाब, और तालाब में जो बचा खुचा पानी था, वर्षा नहीं हो रही थी तो तालाब का पानी भी कम हो गया था। तो ऐसा लगता है जैसे वो तालाब बहुत बड़ा ना होकर के छोटा सा हो गया है। तो जो बचा खुचा पानी था उस पानी को वह लेकर आया, किसके लिए? बादलों के लिए। क्यों? उसके पैर धुलवाने के लिए। पहले ज़माने में जब मेहमान आते थे तो गाड़ी या ट्रेन से तो आते नहीं थे, तो कैसे आते थे? या तो पैदल आते थे या बैलगाड़ी से। तो ये जो मेहमान आए हैं उन मेहमान के पैर धुलवाने के लिए घर का कोई आदमी परात में पानी भर करके उनके पास लाता है, जिससे वो पैर धोते हैं। तो कवि ने यहाँ पर वही वर्णन किया है कि परात भर के
उस दामाद को पानी दिया गया पैर धोने के लिए, और बादलों को परात भर के पानी किसने दिया? तालाब ने। अर्थात ये भी एक स्वागत की परंपरा है। तो बादलों का स्वागत करने के लिए तालाब ने मानो पानी प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार से आने वाले मेहमान के पैर धुलवाने के लिए परात भर करके लोग पानी देते हैं। बादल बहुत ही बन ठन के तैयारी के साथ आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षितिज कहते हैं जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज पर और अटारी पर, अटारी का मतलब है किसी भी घर का सबसे ऊपरी हिस्सा। तो क्षितिज पर और अटारी पर गहराई अर्थात छा गई क्या? दामिनी, दामिनी माने बिजली, और दमकी माने चमकने लगी। जब चारों ओर आकाश में बादल छा गए तो अटारी पर भी, छत के ऊपरी हिस्से पर भी और क्षितिज पर भी क्या चमकने लगी? बिजली चमकने लगी। और क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। गांठ खुल जाने का मतलब होता है हमारे मन का जो संदेह है वह दूर हो जाना। तो इसमें जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, वे बादल से क्षमा मांग रहे हैं। क्यों? जो बादल हैं वो थोड़ा देर से आए हैं। तो प्रकृति को ये शंका हुई कि पता नहीं इस बार बादल आएंगे या नहीं आएंगे। तो बादल से पहले प्रकृति ने शिकायत की थी कि तुम्हें 1 वर्ष के बाद हमारी याद आई है लता के रूप में। तो अब वही प्रकृति बादलों से कह रही हैं, पेड़ पौधे बादलों से कह रहे हैं कि हमें क्षमा करो, हमें माफ कर दो। हमारे मन में जो शंका थी, भ्रम की, भ्रम, हमें जो भ्रम था, जो शंका थी कि पता नहीं तुम इस बार आओगे कि नहीं आओगे, वह हमारा भ्रम दूर हो गया है। गांठ खुल गई है, वह शंका हमारी दूर हो गई है। दूसरा इसमें वर्णन है कि जो वह लड़की थी उसे भी ये भ्रम था, ये शंका थी कि 1 साल हो गया है, पता नहीं कब उसके पति उसे लेने आएंगे। तो वह भी कहती है कि मुझे क्षमा करो, मेरे मन की जो शंका थी वह भी दूर हो गई है, क्योंकि अब आप मुझे लेने आ गए हो। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बांध कहते हैं पुल। तो पुल टूट जाता है कब? जब पानी की अधिकता होती है। और यहाँ पर बांध टूटने से तात्पर्य है मन के भावों का आंसुओं के रूप में प्रकट होना। कि जब हमने 1 साल तक अपने मन में कुछ भावनाएं हमने छुपा के रखी, उनको जबरदस्ती रोक के रखा, तो जैसे ही वो भावनाएं प्रकट करते हैं तो उन्हें प्रकट जब किससे कर रहे हैं? आंसुओं के माध्यम से वो भाव प्रकट हो रहे हैं। और झरझर मिलन के अश्रु ढर के, अश्रु कहते हैं आंसू, और ढर के माने बहने लगे। किसके? मिलन के। किस किस का मिलन यहाँ पर हो रहा है? पति पत्नी का मिलन है। तो जब बहुत दिनों के बाद दोनों पति पत्नी आमने सामने आए तो जो मिलन के खुशी के आंसू थे वे उनकी आंखों से बहने लगे। और दूसरा वर्णन है यहाँ पर प्रकृति का कि बादलों ने जब इतने दिनों के बाद उन पेड़ पौधों को, उन गांव वालों को देखा तो बादलों की आंखों से भी आंसू गिरने लगे, अर्थात वर्षा होने लगी। कवि कहते हैं कि बादल बहुत ही बनठन के तैयार होकर के पूरी तैयारी के साथ अच्छे प्रकार से वर्षा करने के लिए आए हैं। इस प्रकार संपूर्ण कविता का भावार्थ मैंने स्पष्ट कर दिया है। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है और इसके साथ साथ ही अनुप्रास, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश का भी सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। कविता की भाषा सहज, सरल, खड़ी बोली है। तो आपको इसका भावार्थ स्पष्ट हो गया होगा। किसी भी शंका या परामर्श हेतु आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।